अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। कौन होगा अगला चीफ जस्टिस? पार्लिमानी कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस याह्या अफरीदी अगले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो गए हैं। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर 2024 से 3 साल के लिए कर दी है। जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो ओहदा लेने से इनकार कर दें, क्योंकि अभी उनकी मुद्दत मुलाजमत में, यानी वो जब बतौर चीफ जस्टिस टेन्योर मुकम्मल कर लेते हैं तो 7 साल बाकी होंगे, जिसके मुताबिक उन्होंने 2030 में रिटायर होना था। चूंकि अब नई आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बनने वाला 3 साल के लिए उस ओहदे पर रहेगा, जिसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। जस्टिस याह्या अफरीदी के बारे में जो भी कयास आराइयाँ की जा रही थी, जो भी बातें हो रही थी, वो गलत साबित हुई हैं। और याह्या अफरीदी साहब की मुलाकात आज जस्टिस काजी फायजी साहब से भी हुई है, जस्टिस मंसूर अली शाह से भी हुई है। ये कहा गया कि शायद वो चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दें, माजरत कर दें, उसके बाद सिचुएशन क्या बनेगी। लेकिन उन्होंने मुबारकबादें वसूल करना शुरू कर दी हैं, मुलाकातें हो रही हैं, जिसके बाद तमाम तर चीज़ें अब वाज़ेह हो गई हैं। अब याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस होंगे तो सवालात तो बहुत सारे हैं कि जो सुपरसीड किया है जिन जस्टिस को, जिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जो 2 सीनियर जजेस हैं इंक्लूडिंग जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, क्या वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, वो इस्तीफ़ा दे देंगे? तो इस हवाले से भी एक बहस हो रही है। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रही है वो खासी पुरसुकून है, कामनेस है। वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के बाद अगला $1 बिलियन क्वेश्चन ये होगा कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा। और जाहिर है आईनी बेंच के सरबराह की तैनाती जुडिशल कमीशन से होगी और जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन भी तब्दील हो गई है। जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन तब्दील करने के बाद उसमें हुकूमत का पलड़ा भारी दिखाई देता है और हुकूमत को ही अल्टीमेटली ये डिसाइड करना होगा कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा। और इस हवाले से भी कुछ नाम सर्कुलेट कर रहे हैं। अब हुकूमत की जानिब से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आने वाले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के उमूर को गैर जानिबदार तरीके से चलाएंगे। अब ऑपोजिशन इन तरमीम को मुतनाज़ इसलिए करार देती है क्योंकि वो हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि वो अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना चाहती है। बहरहाल नए चीफ जस्टिस को अपने रवैये से इस तासुर को ज़ाहिल करना होगा। और इस सबसे बढ़कर जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि ऐसे वक्त में जब हमें अदलिया में तकसीम दिखाई देती है, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर में एक खलीज दिखाई दी, जिससे ये तासुर मिला कि अदलिया का हाउस इन ऑर्डर नहीं है। अब देखना ही होगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी हाउस को कैसे ऑर्डर में रखते हैं। और सबसे अहम बात तो ये भी है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बने हैं, अगर ये दोनों जजेस शायद अपने ओहदे पर काम करते रहें और अगर ये दोनों जजेस इस्तीफा नहीं देते, तो फिर इस सूरत में देखना तो ये है क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस याह्या अफरीदी के मातहत होकर नए चीफ जस्टिस के साथ ताउन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर अदलिया में तकसीम मजीद बढ़ने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। अब इन तमाम चैलेंजेस के साथ साथ जस्टिस याह्या अफरीदी को पीटीआई की मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पीटीआई इस तैनाती पर सवाल उठा रही है। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि पार्लिमानी का सीनियर तरीन जज कोई चीफ जस्टिस लगाना चाहिए था और इससे पहले भी पीटीआई यही मुतालबा कर रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन इशू किया जाए। अब साफ जाहिर है कि पीटीआई जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस देखना चाहती थी और हमारे ज़राए के मुताबिक अगर पीटीआई खुसूसी कमेटी का बायकॉट ना करती तो अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के होने के इम्कानात भी हो सकते थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और जेयूआईफे जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी। लेकिन नून लीग ने आखिरी वक्त में पीपल्स पार्टी को कायल किया है और यूँ जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम को बतौर चीफ जस्टिस जो है उस पर कंसेंसस, यानी जो 2/3 मेजॉरिटी है, बल्कि यूँ कहा जाए कि 8 सिर्फ एक जो रुकन है कामरान मुर्तज़ा इस पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के, उनका इख्तलाफी वोट था। अदरवाइज तो सबका इस पर एक का था, कंसेंसस था कि जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। तो इस एतबार से देखें तो पीटीआई ने इजलास का बायकॉट ना किया होता तो शायद मौसर अंदाज में उस फोरम पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर सकते थे या अपनी बात को कन्वे कर सकते थे जो रिकॉर्ड पर भी आती। यानी पीटीआई ने इजलास का बायकॉट करके खुद अपने पाँव पर अगर कहा जाए कि कुल्हाड़ी मारी है तो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन पीटीआई अपनी इस गलती को मानने की बजाय हुकूमत पर ही इल्ज़ाम तराशी कर रही है। अब बहरहाल हुकूमत का ये मानना है कि 26वीं आईनी तरामीम कौम और मुल्क के मफाद में की गई हैं, जिसके तहत अलग आईनी बेंच बनाकर आम साइलिन के ज़ेर इल्तवा केसेस की सुनवाई अब मुमकिन हो सकेगी। यही वजह है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अदालतों ने आईनी समात रोक दी है। खबर के मुताबिक मुल्क भर की अदालतों के ज़ेर समात 40% दरखास्तें आइंदा माह आईनी बेंचेस को ट्रांसफ़र करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स की आईनी दरखास्तें, रिट पटिशन्स, उनके फैसले आईनी बेंच करेंगे। आईनी तरमीम के बाद 20 लाख से ज़ायद केसेस के साइलिन को कम वक्त में इंसाफ की फराहमी मुमकिन होगी। ज़राए के मुताबिक
जिला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 20 लाख से जायद है और इस आईनी तरमीम की मंजूरी ने अवाम को ये उम्मीद बांध दी है कि अब मुकदमात के फैसलों में तेजी आएगी। इसकी दो वजूहात हैं। मुल्क की अदलिया, डिस्ट्रिक्ट अदालतों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद कमोबेश 40% मुकदमात आइंदा हफ्ते तश्कील पाने वाले आईनी बेंचेस में मुंतकिल हो जाएंगे। और दूसरी वजह, हाई कोर्ट्स के जजेस की कारकर्दगी का जुडिशल कमीशन वक्तन फवक्तन जायजा लिया करेगा, जिसके बाद लोगों को जल्द इंसाफ मिलने लगेगा, क्योंकि सो मोटो केसेस, फरमाइशी दरखास्तों और रिट पिटिशंस में केसेस तवालत इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से अवामी मसाइल से जुड़े केसेस नज़रअंदाज हो जाते हैं। अब इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साकिब बशीर साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। इस हाल पर साकिब बशीर साहब का तबसरा लेंगे। साकिब बशीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ये जस्टिस याया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती आप स्मूथ ट्रांजिशन होते हुए देख रहे हैं, और फिर सुपरसीड जिन दो जजेस को किया है, तो क्या सुपरसीड होने वाले जजेस के इस्तीफे भी एक्सपेक्टेड है? जी, जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा 25 अक्टूबर को जा रहे हैं, तो कौन होगा चीफ जस्टिस, ये बड़ा आम सवाल था कल रात तकरीबन जो है वो 10:30 बजे तक। लेकिन उसके बाद जो पार्लियामानी कमेटी ने तीसरे नंबर के जज को चुना चीफ जस्टिस के लिए, जस्टिस याया अफरीदी। फिर अगला सवाल यह था कि क्या जस्टिस याया अफरीदी इस ओहदे पर इस ऑफर को कबूल करेंगे या वो माजरत भी कर सकते हैं, क्योंकि माजरत की सूरत में बाकी जो दो जजेस जैसे मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब उनको कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन वो सारी जो चेमगोइयां थी वो जो है वो दम तोड़ चुकी हैं और जस्टिस याया अफरीदी 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर जो है वो उठा उठाएंगे और वो अपना जो ये 3 साल उनका टेन्योर होगा, जो अभी जो आईनी तरमीम आई है उसके मुताबिक ही शुरू किया गया है। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल कि जस्टिस याया अफरीदी अगर 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस बन जाते हैं या ये जो नामजदगी हुई है तो दो जो सीनियर जजेस हैं उनकी सुपरसीड हुए हैं, तो क्या वो ऐसा तो नहीं है कोई रिजाइन कर देंगे? तो अभी तक की इतला के मुताबिक ऐसा भी कुछ नहीं है। ये जो रवायत है जो आर्म फोर्सेज में जो सुपरसीड होने की, वो एक चेन ऑफ कमांड के लिए होती है कि कोई सीनियर जो है वो वहां पे मौजूद ना हो। यहाँ पे जो जजेस हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आइन पर हलफ लिया होता है। उनका जो बतौर जज उनका रहना, उनको जो है वो निकालना, उसका एक पूरा तरीकाकार मौजूद है। उनको कोई चीज ऐसी नहीं है कि उनको रोके या उनको सुपरसीड होने से जरूरी है कि उनको जो है रिजाइन कर दें। लेकिन साकिब बशीर साहब तीसरे नंबर के जज हैं, जूनियर जज हैं जस्टिस याया अफरीदी, जिनको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगाया गया है। ये सवाल तो बाहर कैफ अपनी जगह पर मौजूद है कि जो सीनियर जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, वो जस्टिस याया अफरीदी के नीचे यानी उनके चीफ जस्टिस के टेन्योर के अंदर काम करने को तैयार हैं या उन्होंने इस फैसले को दिल से कबूल कर लिया है? हाँ, दिल से कबूल किया है या क्या किया है अभी ये वक्त बताएगा। 2 दिन अभी बाकी है। मैंने प्योरली उस पे बात की कि इस वक्त तक उनका डिजाइन वाला जो चैप्टर है वो क्लोज है। अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है कि, बल्कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में जो बेंचेस बैठे तो जस्टिस याया अफरीदी ने अलग बेंच हेड किया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अलग बेंच हेड किया, जस्टिस अतर नलम, जस्टिस मुनीब ने अलग बेंच जो है वो हेड किया। तो तीनों बेंचेस में जो उनका जो उन्होंने केसेस की समाअत की, वो एक रूटीन का माहौल था, रूटीन के केसेस की समाअत की। उससे कुछ ऐसा तासुर आप नहीं ले सकते, आप ये कहें कि ये किसी तरफ टेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी रिएक्शन था वो रात को तकरीबन 11:15 बजे जब जस्टिस याया अफरीदी का नाम अनाउंस हुआ, जब उसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया, तो जस्टिस याया अफरीदी ने इस जो है वो क्या रिक्यूज तो नहीं करना, ये बात भी रात को क्लियर हो जानी थी। या जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं या जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, क्या उन्होंने रिजाइन तो नहीं करना? अगर ऐसी बात होती तो आज वो बेंचेस में ही ना बैठते। तो इसलिए अगर बेंचेस में वो बैठ गए हैं या अफरीदी साहब जो है वो अपने मामलात उन्होंने संभालना शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में हर चीज जो है वो खामोशी से, सुकून से चल रही है। और आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा आपके नजदीक? गो कि ये फैसला तो जुडिशल कमीशन ने करना है और उसकी कॉम्पोजिशन भी अब तब्दील हो चुकी है। बहुत आम सवाल है, बहुत ही आम सवाल है। अब इसमें एक जो इब्हाम छोड़ा गया है जो आईनी तरमीम में, उसमें अगर आप देखें कि जो आईनी तरमीम है उसमें जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है, उसके जो मेंबरान है वो चीफ जस्टिस है, उसके बाद 3 सीनियर 3 जजेस हैं और 1 सीनियर जज
जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का है। अब अंदाजा लगाएं कि वो जेसीपी जो है उसकी जो तश्कील है वही मुकम्मल नहीं हो सकती। इतना बड़ा लूप होल छोड़ दिया गया है, इतने बड़े कानूनी दिमाग बैठे हुए थे, बार बार कहा जा रहा था कि इस पे मुशावरत कर लें, इस पे कानूनी दिमाग बैठाएं, इस पे जो है वो स्टेक होल्डर्स को जो है वो ड्राफ्ट भेजें, उनसे इनपुट लें। तो ये दो किस्म की उसमें गलतियां होती हैं, एक तो मेजर कि आपने कौन सी कानून साजी करनी है और कौन सी नहीं हो सकती, दूसरी कि जो आपका ड्राफ्ट है उसमें कोई ऐसा लकूना ना रह जाए कि उसको पूरी ना किया जा सके। आप बिल्कुल सादा सा सवाल है मेरा कि जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें सीनियर तरीन जज जो आईनी जो जजेस आईनी बेंचेस का जज होना है सीनियर तरीन, वो कैसे होगा? मतलब आज की डेट में मैं बात करता हूं कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील करनी है हुकूमत ने, तो इस वक्त कोई आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज नहीं है। जब नहीं है तो उन्होंने लिख दिया है कि उधर जी डालना है, तो क्या उसके बगैर जुडिशियल कमीशन हो जाएगा? बंदा होगा ही नहीं। तो ये एक ऐसा लकूना छोड़ दिया गया है, ये लूप होल, ये आगे चलकर आपको पता चलेगा कि जो आपने बात की कि कौन होगा, जी बड़ा सवाल है, बड़ा आम सवाल है। जैसे सफीनुद्दीन खान का नाम लिया जाता है, मेरा ख्याल ये है कि जैसे मंसूर अली शाह को बाईपास किया गया पहले भी, और क्यों बाईपास किया गया? एक जज उसका इंडिपेंडेंट माइंड है, उसके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट नहीं है, कोई करप्शन, कोई करप्ट, कोई जानिबदारी, किसी किस्म का कोई सवाल नहीं है उसके खिलाफ। उसका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। उसको आपने 1.5 घंटा बैठकर आपने कहा रिजेक्टेड, आपने जस्टिस मुनीब अख्तर को कहा रिजेक्टेड, तीसरे को लिया है। अब मामला ये है कि कम से कम जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनको आईनी अदालत का जज बनाना चाहिए। आपका सवाल ये है कि कौन होगा बनाना? हुकूमत जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनको बनाना चाह रही है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो है जिन्होंने अभी जो रिसेंटली मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था उसमें जो माइनॉरिटी जो अकलीती फैसला था 2 जजेस का, आपको याद होगा हुकूमत को बड़ा पसंद आया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो 8 जजेस ने फैसला लिखा है गैर आईनी है और इसको जो मुतल्लिका इदारा मतलब इलेक्शन कमीशन ना माने। ये हालत है, और वो अब जो है वो नहीं साकिब बशीर साहब, इस बात के कितने इम्कानात है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही आईनी बेंच के सरबराह भी हों? क्या ये पॉसिबल है 26वीं आईनी तरमीम के बाद के चीफ जस्टिस को भी आप उन्हीं को आप आईनी बेंच का सरबराह भी लगा दें? जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, इसमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जस्टिस जज आफरीदी उनको ही आईनी बेंचेस का सरबराह बना दिया जाए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर जज होगा वो उस जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर होगा। ये आपने ठीक सवाल किया है, लेकिन बात वही आ रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को आप एक स्टेप पे आपने इग्नोर किया, आप नेक्स्ट स्टेप पे भी इग्नोर करेंगे, तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह जो है एक 12 जुलाई का एक फैसला, जो फैसला आपको पसंद नहीं आया, जो फैसला आप समझते हैं कि आपके खिलाफ है, सिर्फ इस बुनियाद से आप एक इंडिपेंडेंट जज को जो है वो साइडलाइन कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई अफसोसनाक मरला नहीं होगा। और जो आईनी तरमीम के हवाले से अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो सवालात हैं, उन सवालात का अभी तो हुकूमत को नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो बेनिफिशरी हैं और बड़े शॉर्ट टर्म के बेनिफिशरी हैं। लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा यही कह रहे होंगे कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने ये कर दिया और ये नहीं करना चाहिए था, और इस तरह की तरमीम जो इन्होंने तरमीम की है पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर हिला के उसको कंट्रोल कर लिया है। अब मैं कहता हूं कि आज अगर इमरान खान के केसेस हैं, अगर पीटीआई के केसेस हैं, तो कल क्या नून लीग के नहीं होंगे? नून लीग को कोई स्टाम्प किसी ने दे दिया कि आपके केसेस नहीं होंगे? पीपल्स पार्टी को कोई ऐसी जो है वो यकीन दहानी करा दी कि नहीं आपके केसेस नहीं होंगे, आप अदलिया को तहस नहस करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो जस्टिस मियां गुल हसन नज़ीर कहते हैं 5 साल एक साइकिल होता है, 5 साल में एक पार्टी होती है और अगले 5 साल में दूसरी होती है और अगले 5 साल में तीसरी होती है। तो कभी एक अपोजिशन तो कभी आप हुकूमत में, तो जो हुकूमत में होते हैं उनको पता होना चाहिए कि कल हम अपोजिशन में अच्छा बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट सर, बिल्कुल हो सकता है कि कल को यही सारा कुछ आपके सामने खड़ा हुआ हो। साकिब बशीर साहब, लास्टली बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जजेस से मुताल्लिक ये भी कहा जा रहा था कि ये प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहते जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजेस पर्टिकुलरली जिन्होंने अक्सरियती फैसला लिखा, और हमने देखा कि बड़ा खुशाइंद है कि कोई रिएक्शन उस तरह का सामने नहीं आ रहा जैसा कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। अब आईनी बेंच के सरबराह की अपॉइंटमेंट होनी है, आपको लगता है कि आईनी बेंच के सरबराह की अपॉइंटमेंट के बाद कोई ना कोई रिएक्शन आ सकता है? अभी तक तो खामोशी है कि देखते हैं कि आईनी बेंच का सरबराह किसको लगाते हैं। अगर वहां पे भी कोई फैसला हुकूमत अपनी मर्जी का करती है तो क्या आप देखते हैं कि रिएक्शन उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
रिएक्शन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज है कि 26 अक्टूबर को जो आईनी तरमीम है ये चैलेंज होनी है। जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनके जाने का इंतजार हो रहा है। 26 अक्टूबर को वो चैलेंज होगी, वो हो सकता है कमीशन से पहले ही वो जस्टिस याया अफरीदी के लिए पहला बड़ा चैलेंज उन आईनी तरमीम को फिक्स करना हो, उन आईनी तरमीम को बेंच बनाना हो, उन आईनी तरमीम को क्या करना है वो देखना हो। तो उससे पहले जो इंटरनली मामला हो सकते हैं वो मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिएक्शन की आपकी बात की, मेरे ख्याल में रिएक्शन का मरला उस तरह जिस तरह एक तवक्को जाहिर की जा रही थी वो मरला मेरा ख्याल है गुजर चुका है। अब जो कुछ भी होगा वो हमें नजर आएगा, और वो जुडिशियल साइड पे भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी हो सकता है। जस्टिस याया अफरीदी जब आएंगे तो ये भी हो सकता है कि वो वहां पे कोई फुल कोर्ट बुला लें, क्योंकि पिछले एक मंथ में वन मैन शो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो फुल कोर्ट बिठाना और फुल कोर्ट में ये सारे मामलात रखना और फुल कोर्ट को लेकर आगे चलना, ये अब जस्टिस याया अफरीदी के लिए अच्छा, वेरी क्विकली साकिब बशीर साहब, अब बेंच किन जजेस पर मुश्तमिल होगा सरबराह? ये तो जजेस कमेटी ने फैसला करना है, और जजेस कमेटी की कॉम्पोजिशन अब क्या होगी? यानी उसमें जस्टिस याया अफरीदी होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब को तो पर्टिकुलरली उनको तो निकाल दिया गया था, मुनीब अख्तर साहब को। मंसूर अली शाह साहब बायकॉट कर रहे थे ऑर्डिनेंस आने के बाद। तो अब कॉम्पोजिशन क्या हो गई नई, जरा इस हवाले से बता दीजिएगा। कंपोजिशन तो यही होगी, लेकिन कमेटी जो है वो क्या बरकरार भी रहेगी या रही है, ये अब बड़ा सवाल है। कि दूसरी जानब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पूरी डिवीजन कर दी गई है कि ये होंगे जी आईनी बेंचेस, ये होंगे जी गैर आईनी। वो हम मतलब मजाक में कह रहे थे कि एक तरफ के आईनी बेंचेस और दूसरे गैर आईनी बेंचेस। तो गैर आईनी तो नहीं है, बहरहाल जो आईनी के अलावा जो है वो बाकी बेल मैटर्स, ये वो सारे फैमिली मैटर्स जो केस वो सुनेंगे, तो वो डिवीजन कर दी गई है। फिर उसमें तरीकाकार बता दिया गया है। अब ये भी देखना है कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बरकरार भी रहा है या वही कहीं जामशाम हो गया। ये एक बड़ा एक आम सवाल होगा जो 26 अक्टूबर को हमें जो वो नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की तैनाती के मामले के ऊपर जो नॉमिनेट हुए हैं पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में, उसमें एक ऑनरेबल मेंबर को छोड़ के बाकी सबका कंसेंसस इन्हीं के नाम पे था, और वो ऑनरेबल मेंबर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, याया अफरीदी साहब, एक मिनट, एक चीज की वजाहत कर दूं। जी जी, ये आपने मेरा नाम ले लिया, ये इस गैर मुनासिब है इस तरह से कि किसने किसको वोट दिया। ये इन कैमरा मीटिंग है और इस तरह से इसको वापस जो है इसको अगर आपने इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको रिकॉर्डिंग इसकी सेनेटर साहब, नहीं ये ऑन सर, वी आर ऑन एयर। सेनेटर साहब, ये ऐसा नहीं है जैसा जो है हमने कहा। ये हम अपना जो इन कैमरा चीजें होती हैं उसका जवाब नहीं देते। देखिए, न्यूज़ इज ऑलरेडी आउट इन द पब्लिक, और जाहिर है कि ये पब्लिक डोमेन के अंदर है कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने। पब्लिक जो मर्जी का मुमकिन है कि वजीर कानून ने उनको वोट ना दिया हो। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर वजीर लॉ मिनिस्टर ने याया अफरीदी साहब के हक में वोट ना दिए। तो फिर इस तरह ना करिए ना, इस तरह से आप जो चीजें इन कैमरा होती हैं उसका इन कैमरे का एहतराम। तो सर, जो तनासुब है, जो तनासुब की खबर है कि 8-1 के तनासुब से ये फैसला हुआ है। अरे जो भी हो, 8-1 का तनासुब हो, मगर जो चीज इन कैमरा होती है उसको इन कैमरा उसका एहतराम करिए। जो प्रपोर्शन है सर, चले नाम नहीं लेते, जो प्रपोर्शन है उसका जिक्र भी आप समझते मुनासिब नहीं है कि किस प्रपोर्शन के हिसाब से ये फैसला हुआ है? जो है वो पब्लिक में है, ठीक है। तो सर, ये जो प्रपोर्शन है ये दुरुस्त है कि 8-1 की प्रपोर्शन से फैसला हुआ है? ये बात जो है शायद बता चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा, मैं सर जानना ये चाह रहा हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे वर वेरी मच हैंड्स इन हैंड्स एज फार एज द 26th अमेंडमेंट इज कंसर्न। ड्राफ्ट के ऊपर एक कंसेंसस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई का। ये जो फैसला हुआ है चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन का, इसमें पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे में कंसेंसस था? देखिए, हम कैमरे के अंदर जो कुछ हुआ है वो उसको नहीं डिस्कस कर रहे। ये हमारा ओथ होता है, ये इसको हम नहीं कहते। सर देखिए डिसीजन तो हो गया सर, आपके सामने ये फैसला हो गया, मेजॉरिटी डिसीजन है। ये इसको इस बात को जो है तारड़ साहब ने बता दिया, इट्स ओके। इसके बाद जो है ना किसने क्या किया ये मेरा काम नहीं। अच्छा चलिए सर, फैसला तो हो गया, याया अफरीदी साहब नॉमिनेट हो गए। आप इस फैसले से इत्तेफाक करते हैं, ये तो आप बता सकते हैं? जो फैसला एक दस्तूरी इदारे ने किया है उससे इत्तेफाक न करने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
देखिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके साथ ऑन बोर्ड रही, पीटीआई तो जाहिर है वो ये समझते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस होना चाहिए, और अब वो उस फैसले पर क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। तो जो तनकीद कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि तनकीद गैर आईनी है फिर? कामरान मुर्जा साहब, सेनेटर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? गालिबन कामरान मुर्जा साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा राब्ते की करेंगे। सेनेटर साहब ये तो एग्री कर रहे हैं कि प्रोपोर्शन बिल्कुल ठीक है, 8-1 की जो प्रोपोर्शन बताई जा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि ये ना बात की जाए कि उनका वोट जो है वो किस तरफ है, इस पर बात ना की जाए, क्योंकि जाहिर है न्यूज़ इज़ ऑलरेडी आउट इन द पब्लिक और इस हवाले से जो चहमगोइयाँ हैं वो भी हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो इस ड्राफ्ट के ऊपर डेलिब्रेशंस करती रही, और पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का इत्तफाक भी हुआ, नून लीग का इत्तफाक नहीं था, लेकिन पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का इस पर कंसेंसस डेवलप हो गया था, जो चौथा मुसवदा है, और यही मुसवदा पार्लियामान में पेश भी किया गया। अब कामरान मुर्जा साहब जो है वो इस बारे में अपनी राय महफूज रखना चाहते हैं कि उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी के हक़ में वोट दिया या मुखालफत में दिया है, और जाहिर है इसके ऊपर एक बहुत बड़ी वजह और ये भी तो है ना कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी साहब, जब ये खबर बाहर आती है कि किसने वोट मुखालफत में दिया है पर्टिकुलरली, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि जो इनकमिंग चीफ जस्टिस है वो ऐसा तासुर ले लें कि ये नहीं चाहते थे कि वो जो है वो चीफ जस्टिस बन जाए। तो ये बात तो खासी हद तक समझ भी आती है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो मीडिया टॉक्स हुई, उसके अंदर भी लगता है कि बड़ी एहतियात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी काम ले रही है। वो याया अफरीदी साहब के ऊपर तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो सीनियर प्यूनी जज थे, सीनियर मोस्ट जज थे, उनको चीफ जस्टिस होना चाहिए था। तहरीक चलाने की बातें भी हो रही हैं। आईनी तरामीम पर वकला बरादरी मिले जुले रद्दमल का इजहार कर रही है। कुछ वकला के नज़दीक आईनी तरामीम के नतीजे में जस्टिस याया अफरीदी का चीफ जस्टिस बनना खुशाइंद है, जबकि कुछ वकला इस पर एतराज़ भी उठा रहे हैं। वकला तहरीक चलाने का अज़्म, इरादा, ऐलानात अपनी जगह पर, लेकिन ये बात भी देखने की है कि ये जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो इस कदर डिवाइडेड है कि ये जो बार्स हैं, इवन वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की विंग्स बनी हुई नज़र आती हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इस वक्त किसकी मेजॉरिटी है या वहाँ पर किस पॉलिटिकल पार्टी से की तरफ इंक्लाइंड लोग मौजूद हैं, और मुख्तलिफ बार्स के अंदर इस वक्त जो है वो किस तरीके से लीगल फ्रेटर्निटी डिवाइडेड है। तो इतने डिवाइड के साथ, इतनी फ्रेगमेंटेशन के साथ कोई ऐसी तहरीक या ऐसी मास मोबिलाइजेशन कैसे हो सकती है, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने, हरासानी के वाक़यात में मुलव्वस अफराद और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द अब घेरा मजीद तंग होने जा रहा है। हुकूमत ने सोशल मीडिया के जरिए इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज़ और मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर सख्त कार्रवाई होगी। अब इन रूल्स के तहत साइबर क्राइम में मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल सज़ा और भारी जुर्माना हो सकेगा। ज़राए का यह भी कहना है कि 11 माह बाद NCCIA पूरे इख्तियारात के साथ फ़ाल हो गई है। NCCIA साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज होगी। निगरान हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। अब FIA के साइबर क्राइम विंग ख़त्म हो जाएंगे और मुतल्लिका अफसरान 1 साल तक इस अथॉरिटी में खिदमात देंगे। अब दूसरी जानिब हुकूमत के इस इक़दाम को आज़ादी इजहार राय पर कदगन भी तस्वुर किया जा रहा है। बोलने की आज़ादी हर किसी को होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक दायरा कार ज़रूर होना चाहिए, कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए, कोई रेगुलेटरी बॉडी भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि एक मखसूस जमात ने रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया, जिसका नतीजा 9 मई की सूरत निकला। शायद यही वजह है कि हुकूमत मुल्क में इंतशार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर मनफी मवाद के आगे बंद बांधना चाह रही है। उम्मीद है कि इसके लिए इस पर कोई विच हंटिंग नहीं होगी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। टेक्नोलॉजी की दुनिया तरक्की करती जा रही है, नए नए मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ ऐप्स सामने आ रहे हैं, मगर दूसरी जानिब इसी टेक्नोलॉजी का मुमकिन तौर पर गलत इस्तेमाल करने वाले यानी हैकर्स भी सब कुछ अपने काबू में करने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। बाज़ों का तो ऐसा लगता है कि कुछ भी इन हैकर्स की पहुंच से दूर नहीं है। पैगामात भेजने वाली मोबाइल ऐप व्हाट्सएप को ही देख ले तो इस ऐप के बारे में ये कहा जाता रहा है कि ये महफूज है और इसे हैक नहीं किया जा सकता, ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। लेकिन अब मुल्क में व्हाट्सएप की हैकिंग के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वज़ारत दाखिला 1 जुलाई 2024 से अब तक
व्हाट्सएप हैकिंग की 1426 शिकायत FIA साइबर क्राइम को मौसूल हुई। वजारत दाखिला का बताना है कि FIA साइबर क्राइम विंग ने 549 अकाउंट्स को बहाल कर दिया है, जबकि 877 शिकायत पर काम किया जा रहा है। अब हैकर्स के शर से व्हाट्सएप भी महफूज नहीं रहा। इसके लिए ज़रूरत है पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली इस ऐप का मोहतात इस्तेमाल किया जाए, यानी कोई पैगामात आते हैं उसको रिसीव करने में या भेजते वक्त जो है मोहतात रहा जाए। कोई ऐसा कोड आ रहा है या आपसे कोई आपकी ज़ाती मालूमात पूछ रहा है तो उसे शेयर करते हुए हद्दुल वसा कोशिश की जाए कि पहले उसको वेरीफाई किया जाए, उसके बाद ही रिस्पॉन्ड किया जाए। अगर मोहतात रहेंगे तो ही इस तरह की हैकिंग के वाक़यात से महफूज रहा जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।